दो बहनों की किस्मत और नदी का रहस्य। अचानक रोहिणी ने अपनी बहन साध्या का हाथ पकड़ा और नदी में उतार दिया। रोहिणी के हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपनी बहन को नदी में डुबा देती है। रोहिणी रहस्यमयी मुस्कान के साथ नदी की तरफ देखने लगती है। आज की कहानी है कचनेर गांव की, जहां दो बहनें बहुत प्रेम से अपने माता पिता के साथ रहती थी। अचानक ऐसा क्या होता है उन दोनों के बीच, जो एक बहन ने अपनी दूसरी बहन की जान ले ली? आइए जानते हैं। रोहिणी अपने घर आ गई थी। पिताजी, मैंने ना उसे अपने रास्ते से हटा दिया है। क्या? तूने उसे मार दिया? अरे, ये बात अगर गांव वालों को पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे बेटी, मुझे तो चिंता सताने लगी है। कहीं वो उसे लेने आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? धनिया अपने बीते समय को याद करने लगता है। एक बार धनिया अपनी पत्नी सुषमा और 5 साल की बेटी रोहिणी के साथ जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है, जिसने एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाया हुआ था। अगर आप इस बच्ची को 20 साल तक पालोगे तो इसके बदले आपको बहुत सारा धन मिलेगा। हाँ, हम ही क्यों इस बच्ची को पालेंगे? और क्या यकीन करें कि तुम 20 साल के बाद हमें बहुत सारा धन दोगे या नहीं? श्यामा उसे कुछ धन देता है और धनिया उस बच्ची को ले लेता है। श्यामा बच्ची को देकर वहां से चला जाता है। कोई बात नहीं जी, हम इस बच्ची को पाल लेंगे और 20 साल के बाद जो धन मिलेगा उससे हम बहुत धनी हो जाएंगे ना जी। हाँ सुषमा, तुम ठीक कह रही हो, हम इस बच्ची को पाल लेंगे। दोनों उस बच्ची को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाते हैं और अपनी बेटी के साथ साथ उस बच्ची को भी पालने लगते हैं। और ऐसे ही समय के साथ साथ साध्या भी बड़ी हो जाती है। एक दिन दोनों बहनें कहीं जा रही थी। रोहिणी दीदी, अगर बाबा को पता चल गया तो हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे साध्या, तू डर मत और चुपचाप में मेरे साथ चल। आयुष्मान मेरा इंतजार कर रहा होगा। दोनों जल्दी जल्दी जा रही थी और आयुष्मान के पास पहुंच जाती हैं। तुम कहाँ रह गई थी रोहिणी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने पिताजी से हमारी शादी की बात की या नहीं की, और की तो उन्होंने क्या कहा? रोहिणी, मेरे पिताजी ने मना कर दिया है। मैंने उनसे बात की तो थी, लेकिन वो बोले कि मैं ये शादी के सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए ना, मैं सारा घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। चलो, अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम अपना सारा घर बार छोड़कर यहाँ आ गए हो? मैं तुमसे शादी अब बिल्कुल भी नहीं करूंगी, समझे? मैंने सोचा था तुम्हारे साथ शादी करके मैं ठाकुर परिवार की बहू बन जाऊंगी। नहीं नहीं, अब मैं तुम जैसे गरीब से शादी नहीं करूंगी, समझे? ये तुम क्या बोल रही हो रोहिणी? मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ, और अब तुम मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो? पहले तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हूँ। चलो साध्या। और दोनों वहां से चली जाती हैं और आयुष्मान उनको देख रहा था। दीदी, आप ये ठीक नहीं कर रही है आयुष्मान के साथ। वो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ गया और आप अभी पीछे हट रही है। अरे, तुझे इतना ही तरस आ रहा है उस भिखारी पर तो तू ही कर लेना उससे शादी। रोहिणी गुस्से से वहां से चली जाती है और साध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी, अब मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ आयुष्मान से, लेकिन वो तो आपसे प्रेम करता है ना। इधर दूर खड़ा आयुष्मान रहस्यमयी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। एक सुबह रोहिणी और साध्या बैठी हुई थी। तभी ठाकुर और आयुष्मान उनके घर पर आते हैं। उनको देख धनिया जल्दी से उनके पास जाता है। क्या बात है मालिक, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वो मैं तुम्हारी बेटी साध्या का हाथ आयुष्मान के लिए मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन आपका बेटा तो मेरी बड़ी बेटी रोहिणी को पसंद करता है ना। हाँ, मैं रोहिणी से प्रेम तो करता था, लेकिन वो मेरे पैसे से और शोहरत से प्रेम करती है, मुझसे नहीं। और मैं ऐसी लालची लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। आयुष्मान, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तो ये फिर सब क्या है? ये सब तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए किया था। साध्या बेटी, तुम बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मैंने तुम्हें कई बार लोगों की मदद करते देखा है। आयुष्मान ने मुझे बताया कि तुम भी उसे पसंद करती हो। साध्या सोचती है, मैंने तो आयुष्मान को कभी भी अपने मन की बात बताई ही नहीं। हाँ साथिया, मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली थी। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मेरी जिंदगी बन जाएगी।
नहीं नहीं जी, ऐसे बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी हम नहीं कर सकते। ठाकुर साध्या के पास जाता है। बेटी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। ठाकुर और आयुष्मान साध्या को अपने साथ ले जाते हैं और तीनों दूर से बस देखते ही रह जाते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि थोड़ा संभल कर रहा कर, लेकिन तू उसे गवार कह कहकर टाल देती थी। अब देख, वो गवार बनने जा रही है ठाकुर परिवार की बहू। रोहिणी रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद, जी अब हम क्या करेंगे? साथिया को वो ठाकुर तो अपने घर ले गया, कहीं वो आदमी आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे जी? हाँ सुषमा, मुझे भी इसी बात की चिंता सता रही है। साध्या अगले महीने 20 साल की होने वाली है। अगर वो आ गया तो हम साध्या को कहाँ से देंगे, और हमें जो धन मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। वो दोनों देखते हैं कि वो वही आदमी उनके घर आया है जिसने 20 साल के लिए संध्या को उनको सौंपा था। धनिया, कहाँ है मेरी बच्ची? तुम्हें याद है ना, अगले महीने वो 20 साल की होने वाली है। हाँ हाँ, हमें याद है, वो अपनी बहन के साथ कहीं गई हुई है। तुम ये सब छोड़ो, तुम हमें बहुत सारा पैसा दोगे भी या सिर्फ बातें ही कर रहे हो? तुम मेरी बच्ची मुझे वापस दे देना, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे सुषमा, तुम मानो या ना मानो, ये आदमी जरूर कोई ना कोई बहुत बड़े रहस्य को जानता है। इतने साल इसने अपनी बच्ची हमें सौंपी हुई थी। हाँ जी, मुझे भी ना ऐसे ही लगता है कि आदमी ना कोई बड़ा राज हमसे छुपा रहा है। मुझे लगता है आपको ना इसका पीछा करना चाहिए। धन्य उस आदमी का पीछा करने लगता है और वो आदमी राजमहल में आ जाता है। अरे ये आदमी महल में क्यों जा रहा है? मुझे ये पता लगाना ही होगा कि ये कौन है। धनिया छुपते छुपाते राजमहल में घुस जाता है। महारानी, मैंने उसे कह दिया है, 1 महीने बाद मैं राजकुमारी को लेने आऊंगा। श्यामा, तुमने राजकुमारी को देखा? मेरी साध्या देखने में कैसी है? मैंने 20 साल तक उसे खुद से दूर रखा ताकि वो इस राज्य को संभालने के योग्य बन सके। नहीं महारानी, मैं राजकुमारी को नहीं देख पाया। वो वहां नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी। धनिया छिपकर उनकी बातें सुन लेता है। इसका मतलब जिसे 20 सालों से हम पाल रहे थे वो एक राजकुमारी है। धनिया घबराते हुए अपने घर जाता है। क्या हुआ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे सुषमा, तुम सच जानोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा भी कौन सा राज पता चला है आपको? सुषमा, 20 सालों से जिस साध्या को हम पाल रहे थे वो कोई साधारण नहीं, वो भानगढ़ राज्य की राजकुमारी है। अगर वो राजकुमारी थी तो वो उसे हमें क्यों सौंप गया था? क्योंकि महारानी चाहती थी कि उसकी बच्ची गरीबी में पले और वो सब परिस्थितियों से लड़ना सीख सके ताकि पूरे राज्य को संभाल सके। और वो 1 महीने बाद अपनी राजकुमारी यानी साध्या को लेने आने वाले हैं, लेकिन साध्या तो ठाकुर के घर रहती है। अब हम क्या कहेंगे उनको? जी मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हम हमारी बेटी को साथिया बनाकर राजमहल भेज देंगे जी, जिससे हम ना बहुत मालामाल हो जाएंगे। ये सब तो ठीक है सुषमा, लेकिन अगर साध्या और बाकी लोगों तक ये बात पता चल गई तो हमारा क्या होगा? तुमने सोचा भी है? अगर अपनी बेटी को राजकुमारी बनाना है तो साध्या को ना रास्ते से हटाना ही होगा, जिसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। एक दीवार के पीछे छिपी रोगिणी उनकी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो वो गवार एक राजकुमारी है। उसने मेरे ठाकुर के घर की बहू बनने का मौका तो छीन ही लिया। अब राजकुमारी बनने का मौका तो मैं नहीं खो सकती। अब मैं बनूंगी राजकुमारी, लेकिन उसके लिए मुझे उस साध्या को रास्ते से हटाना होगा। रोहिणी ठाकुर की हवेली जाती है, लेकिन कई बार ठाकुर के आदमी उसे वहां से भगा देते। एक दिन वो ठाकुर की हवेली के पास से आ रही थी, तभी रास्ते में उसे आयुष्मान और साध्या मिल जाते हैं। रोहिणी मन में सोचती है, इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी मैं कब से। रोहिणी रोते हुए उनके सामने जाती है। साध्या, मेरी बहन, तुझे पता है मैं तुझे कितना याद कर रही थी। चली जाओ तुम यहाँ से, अपना ये ड्रामा ना कहीं और करना। आयुष्मान, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे उसका पछतावा भी है, लेकिन मेरी बहन से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम ये सब नाटक कर रही हो। नहीं आयुष्मान जी, दीदी नाटक नहीं कर रही है। देखिए ना वो कितना रो रही है, उनका मेरे प्रति कितना स्नेह है। अगर तुम्हें
मुझे अपने घर ले जाने में इतनी ही दिक्कत है तो हम दोनों यही बात कर लेंगे, क्यों साध्या? पर साध्या, परवर कुछ नहीं जी, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती थी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और आयुष्मान वहां से चला जाता है। चलो साध्या, हम ना पुरानी वाली जगह पर चलते हैं, नदी किनारे बैठकर और पानी में मस्ती करते हुए ना बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। नदी किनारे? नहीं नहीं, हम यहीं पे बात कर लेते हैं ना दीदी। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, अगर आपका इतना ही मन है तो चलो हम चलते हैं। रोहिणी उसे बहला फुसलाकर नदी किनारे ले जाती है और दोनों वहां पानी के साथ खूब मस्ती से खेल रहे थे। तुम भी आ जाओ ना पानी में। नहीं नहीं दीदी, आपने तो मुझे ऐसे ही नहला दिया है। रोहिणी उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में उतार लेती है और तभी वो अपने काम को अंजाम दे देती है। वो साध्या को नदी में ही डुबा देती है और खुद बाहर निकल जाती है। अब इसकी सारी संपत्ति मेरी होगी और भानगढ़ राज्य की राजकुमारी बन जाऊंगी मैं। अब जल्दी से ना ये खुशखबरी माता पिताजी को सुनाती हूँ। हाँ, रोहिणी अपने घर आ जाती है। माँ, पिताजी, मैंने ना उसे अपने रास्ते से हटा दिया है। क्या? तूने उसे मार दिया? अरे, ये बात अगर गांव वालों को पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे बेटी, मुझे तो चिंता सताने लगी है, कहीं वो उसे लेने आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। माँ, पिताजी, आप चिंता मत करो, अब आप अपनी बेटी को राजकुमारी बनाने की तैयारी करो बस। इधर शाम हो गई थी और साध्या के घर न आने की वजह से आयुष्मान बहुत चिंता में था और वो अपने पिता के साथ धनिया के घर आता है। रोहिणी, मेरी पत्नी साध्या कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आई। मुझे पता चला कि तुम उसे नदी पर लेकर गई थी। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे रोहिणी बात को संभाल लेती है। देखो, साध्या और मैं नदी पर आए तो जरूर थे, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद उसने मुझे कहा कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया है और वो इतना कहकर वहां से चली गई थी। अब वो वहां से कहाँ गई, मुझे इसका नहीं पता। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, जरूर तुमने उसके साथ कुछ किया है। वो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। देखिए जमाई जी, आप मेरी छोटी बेटी को लेके गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बड़ी बेटी को कुछ भी कहते रहेंगे। साध्या उसकी बहन है, वो उसको नुकसान क्यों पहुंचाएगी भला? बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। आयुष्मान और ठाकुर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन धनिया, रोहिणी, सुषमा तीनों राजमहल चले जाते हैं। आ गए धनिया, तुम राजकुमारी को लेकर। श्यामा उनको महारानी के पास ले जाता है। श्यामा, क्या यही हमारी राजकुमारी है? हाँ महारानी, यही है राजकुमारी साध्या। श्यामा, हमारी राजकुमारी का एक बचपन का निशान था, अगर वो निशान हुआ तो ये सच में हमारी राजकुमारी होगी। रोहिणी अपना हाथ दिखाती है और उस पर वही निशान था। शुक्र है, मैंने वक्त रहते ही निशान बनवा लिया था। हाँ हाँ, यही हमारी राजकुमारी है। श्यामा, तुम इनको इनका धन दे दो। श्यामा एक पोटली धनिया को दे देता है और वो दोनों वहां से सीधे अपने घर आ जाते हैं। अरे, तुम सही कह रही थी, ये सिर्फ मुट्ठी भर धन देंगे, लेकिन अब हमारी बेटी हमें वहां से धन लाकर धनी बनाएगी। ऐसे ही रोहिणी हर रोज उनको राजकोष से धन चुरा चुरा कर देने लगी थी। रात को रोहिणी राजकोष से धन इकट्ठा करके चोरी छिपे जा रही थी और ऐसा करते श्यामा उसे देख लेता है। ये राजकुमारी अपने राजकोष से धन क्यों चुरा रही है? मुझे ये बात महारानी को बतानी ही होगी। श्यामा सारी बात महारानी को बता देता है। लेकिन राजकुमारी ऐसा क्यों कर रही है? सुनो श्यामा, तुम राजकुमारी पर नजर रखो, आखिर माजरा क्या है? इधर आयुष्मान नदी किनारे बैठकर साध्या की याद में रो रहा था। आखिर कहाँ चली गई हो तुम साध्या? आयुष्मान फूट फूट कर रो रहा था। तभी नदी से आवाज आती है। जिसके लिए तुम रो रहे हो वो साधारण कन्या नहीं है। कौन 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 है यहाँ? तभी नदी से एक अदृश्य व्यक्ति प्रकट होता है। तुम कौन हो और इस नदी में क्या कर रहे हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो हम उसी के पूर्वज हैं। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं साध्या का दादा राजा भानु प्रताप हूँ। तुम्हारी पत्नी साध्या एक राजकुमारी है। क्या
राजकुमारी फिर वो धनिया के यहाँ क्यों रहती थी? राजकुमारी साध्या भानगढ़ राज्य की उत्तराधिकारी है। उसके पिता अपनी मृत्यु से पहले महारानी को कह गए थे कि उसे राज्य संभालने के योग्य बनाने के लिए एक करीब परिवार में छोड़ दें। वो व्यक्ति आयुष्मान को सारी बात समझाता है। तुम्हारी पत्नी और राजकुमारी साध्या अभी जिंदा है और इसी नदी में है। अगर तुम उसे बाहर वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी प्रमाणता सिद्ध करनी होगी। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपना 3 बूंद रक्त नदी को देना होगा ताकि नदी में रहने वाले पूर्वजों को यकीन हो सके तुम सच में बिना लालच या स्वार्थ के उसे जिंदा पाना चाहते हो। आयुष्मान नदी में अपनी खून की 3 बूंदें डाल देता है और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ साध्या नदी के बाहर आ जाती है। आयुष्मान साध्या को सारी सच्चाई बताता है और उसे अपने साथ राजमहल ले जाता है। महारानी, मेरा शक सही था। जो यहाँ राजकुमारी बनकर रह रही है वो वास्तविक में राजकुमारी नहीं है। फिर असली राजकुमारी कहाँ है? असली राजकुमारी यहाँ है महारानी। आयुष्मान श्यामा और महारानी को सारी सच्चाई बताता है जो रोहिणी और उसके माता पिता ने छुपाई थी। महारानी साध्या के हाथ में वही निशान देखती है। ये निशान तो इसके हाथ पर भी है। तभी वहां रोहिणी आ जाती है और साध्या को जिंदा देखकर घबरा जाती है। महारानी, अगर हम इन निशानों पर आग जलाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी असली राजकुमारी है। नहीं नहीं, मेरा हाथ जल जाएगा। मेरा निशान नकली है। इसका मतलब तुमने और तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है। श्यामा, अभी के अभी इसके माँ बाप को मेरे सामने पेश करो। धनिया और सुषमा को महारानी के सामने लाया जाता है। हमें माफ कर दो महारानी, हम लालच में आ गए थे, इसलिए हमने ये सब किया। तुम लोगों ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है और हमें झूठ कहकर अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर ले आए। श्यामा, इन लोगों को काल कोठरी में डलवा दो। नहीं नहीं महारानी, बेशक मेरी असली माँ आप हो, लेकिन 20 साल तक इन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, मेरा ध्यान रखा। मैं मानती हूँ इन्होंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती हूँ महारानी। तुम्हारे मुख से इनके लिए इतनी चिंता देखकर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही मेरी बेटी, इस राज्य की राजकुमारी हो। देखा तुम लोगों ने, जिसके साथ तुम इतना बुरा कर रहे थे वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। ठीक है, मैं इनको काल कोठरी में नहीं डालूंगी। तुम तीनों ये राज्य छोड़कर कहीं और चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। तीनों हाथ जोड़कर साध्या से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो राजकुमारी जी। साध्या, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारे बारे में सोचा। मुझे मेरे किए का बहुत पछतावा हो रहा है बहन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सैनिक तीनों को वहां से ले जाते हैं। माँ, ये मेरे पति हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकती हूँ। बेटी, मुझे पता है तुम किन परिस्थितियों से गुजरी हो। मुझे तुम दोनों का रिश्ता स्वीकार है। और महारानी अपनी बेटी को गले लगा लेती है।